हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग यहाँ पर खोरठा के लोकगीत को कवर करेंगे। लोकगीत के परिचय के बारे में देखेंगे कि आखिर लोकगीत होता क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा लोकगीत की क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, लोकगीत के वर्गीकरण यानी कि किस कैटेगरी में, कितने कैटेगरीज में लोकगीत को बांटा गया है, और साथ ही हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन एमसीक्यू को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, यानी कि वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसीलिए आप लोगों को पूरे वीडियो में बने रहना है, जिससे कि आप लोगों को पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाए और साथ ही साथ इसके कैसे एमसीक्यू बनेंगे ये भी आप लोग देख पाएंगे। तो हम देखेंगे खोरठा का लोकगीत का परिभाषा, परिचय और वर्गीकरण देखेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर लोकगीत होता क्या है। देखिए, जैसे एक होता है शिष्ट गीत, यानी कि शिष्ट गीत शास्त्रीय संगीत जिसको सीखने की आवश्यकता पड़ती है, उसके कोई रचयिता होते हैं, कोई लिखने वाले होते हैं। चाहे शिष्ट गीत की बात करें तो इन सबको कोई लिखने वाला होता है, इसका किसी के पास कॉपीराइट होता है कि हाँ, हमने इस कविता को लिखा है, हमने इस रचना का हमने इस कृति का रचना किया है। तो ये सब जो होता है इसके कोई रचयिता होते हैं। लेकिन जो लोकगीत होता है इसके कोई भी रचयिता नहीं होते, इसके कोई भी लिखने वाले नहीं होते। अगर ये कहें कि लोकगीत जो है क्या है, तो लोकगीत जनताओं का गीत है। क्या है? जनता का गीत है, सीधे जनता का गीत आप कह सकते हैं, लोगों का गीत है, जो कि किसी ने लिखा नहीं। बस क्या है, दिन प्रतिदिन दिनचर्या में डेली बेसिस पर लोग जो अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो फील करते हैं वो फीलिंग को गीत के माध्यम से गुनगुनाने लगे और धीरे धीरे करके आज हमारे पास लाखों करोड़ों लोकगीत हैं। अगर बात करें लोकगीत की तो लोकगीत गांवों, देहातों और आदिवासियों का गीत है। क्या है? गांव के लोगों का, देहात के लोगों का, आदिवासियों का गीत है। और ये जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं, उन भाषाओं में ज्यादातर लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत गाए जाने के बाद जब आप सुनिएगा लोकगीत को तो आप बहुत आनंदित हो जाइएगा, क्योंकि इसका जो मर्म होता है, इसका जो भाव होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। और लोकगीत अलग अलग समय पर, अलग अलग ओकेजन्स पर, पर्व त्योहार पर गांव के लोग, देहात के लोग, आदिवासियों के द्वारा जो गीत गुनगुनाए जाते हैं वही लोकगीत बन गया है। तो ये है हमारा लोकगीत। तो चलिए, हम लोग जान गए कि लोकगीत होता क्या है, लेकिन खोरठा में किस प्रकार से लोकगीत के बारे में बात करी गई है ये सब हम देखेंगे। तो लोकगीत के उद्गम, इसका उद्गम कैसे हुआ, इससे संबंधित अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से जो है पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे कि ये जो लोकगीत का परिभाषा है, जो लोकगीत का परिचय है, लोकगीत का जो वर्गीकरण है, इससे क्या एमसीक्यू बन सकता है। तो यही आपके एमसीक्यू बनेंगे। देखिए, डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने कहा था कि कहां से आते हैं इतने गीत। ये जो आप लोकगीत सुनते होंगे हर समय पर, हर ओकेजन पर, हर क्षण, हर पल के लिए लोकगीत है। हर त्योहार के लिए, हर पर्व त्योहार के लिए, विवाह के लिए, छठियारी के लिए, संगीत, जो हर समय के लिए लोकगीत तैयार है। तो आखिर ये लोकगीत आए कैसे हैं? ये लोकगीत, ये बोल रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी कि स्मरण विस्मरण की आंख बिचौनी से, क्या लोकगीत यहां से आए? क्या वो याद और किसी के वियोग में जो लोग बैठ करके अपने मन ही मन जो चीज गुनगुनाने लगे, क्या वहां से ये लोकगीत आए हैं? क्या कुछ अट्टहास से, कुछ उदास हृदय से आखिर ये आए कहां से? आखिर लोगों ने ये गुनगुनाना जब से शुरू किया होगा अपने भाव को, अपने फीलिंग्स को, तो हम कह सकते हैं कि जो शिष्ट गीत होते हैं एक तरह से वो कल्पना होते हैं, लेकिन जो लोकगीत होते हैं ये सच्चाई होते हैं। डेली बेसिस पर जो हमारे साथ घटता है उसी को गुनगुन गीत के माध्यम से लोग जो है बोलना शुरू कर देते हैं, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो वही है लोकगीत। तो ये कहा जा रहा है देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कि कुछ उदास हृदय से कहां से आते हैं आखिर इतने गीत। वास्तव में मानव स्वयं आश्चर्यचकित है कि ये असंख्य गीत असंख्य कंठों से, यानी कि अलग अलग जनता का गीत है तो अलग अलग लोगों के द्वारा ये गाया गया है। इसका कोई कॉपीराइट नहीं है कि ये लोकगीत इसके द्वारा गाया गया है। तो असंख्य कंठों से, असंख्य धाराओं में प्रवाहित हो रहे हैं, यही है लोकगीत। तो याद रखिएगा डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा लोकगीत के बारे में। ठीक है,
उसके बाद डॉक्टर श्याम परमार, देखिए श्याम परमार जी ने क्या कहा है लोकगीत के बारे में कि स्त्री पुरुष ने, लोकगीत के बारे में इन्होंने कहा है कि स्त्री पुरुष ने थक कर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है। यानी कि स्त्री पुरुष यानी कि जो लोग काम करके आते हैं, काम करके आ करके जो थकने के बाद इसके माधुर्य में, इसके मधुर संगीत में, इसके एक मिठास में जो है लोगों ने अपनी थकान मिटाई है। किसके? तो लोकगीत के माधुर्य में, लोकगीत की मिठास में लोगों ने अपनी थकान मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि माँ जो होती है अपने बच्चों को सुलाने के लिए कुछ लोरी गाती हैं, कुछ लोकगीत गाते हैं जो उसके दादा परदादा सबसे सुनी सुनाई चीजें हैं, उसको माँ अपने बच्चों को सुनाती हैं और वो बच्चे सोते हैं। तो यही है लोकगीत। जवानों में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, ये है आपका लोकगीत। वैरागियों ने उपदेश का पान कराया है लोकगीत के माध्यम से। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि गीतों के माध्यम से उपदेश दिए जाते हैं, जैसे कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो ये सब जो है ना, इस तरह से कुछ उपदेश जो है गीतों के माध्यम से दिए जा सकते हैं लोकगीत के माध्यम से। विरही युवकों ने मन की कसक मिटाई है। विरह का मतलब क्या है कि जब युवक ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं, उनका प्रेमिका उनसे नहीं मिल पाती हैं, तो वो विरह में क्या है अपने दिल के उदासी को जो है गीत के माध्यम से निकालते हैं। तो विरही युवकों ने अपने मन की लोकगीत में कसक मिटाई है। विधवाओं ने अपनी एकांगी जीवन में रस पाया है लोकगीत के माध्यम से। पथिकों ने थकावट दूर की है। किसानों ने अपने बड़े बड़े खेत जोत लिए हैं इस लोकगीत में। इस लोकगीत को गाते गाते गुनगुनाते गुनाते किसानों ने बड़े बड़े खेत जोत डाले हैं। मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं और मौजियों ने चुटकुले छोड़े हैं। तो ये है लोकगीत। ऐसी व्याख्या करी है किसने? डॉक्टर श्याम परमार ने। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि सृष्टि के आदिकाल यानी कि जो शुरुआत है सामाजिक चेतना के साथ ही लोकगीतों का उदय हुआ। यानी कि एकदम शुरुआत से, जब से ये सृष्टि की शुरुआत हुई, लोगों में जो चेतना आई उसके बाद से लोगों ने लोकगीत गुनगुनाना शुरू किया, अपने भावों को गीतों के माध्यम से गुनगुनाना शुरू किया। तो इसका कोई बोलने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, बस चलते आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ लोकगीतों का उदय हुआ है। इस बारे में बात करी है डॉक्टर श्याम परमार, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद देखिए सूर्यकरण पारीक। तो सूर्यकरण पारीक जी ने लोकगीत के बारे में क्या कहा है कि आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम है लोकगीत। आदिम मनुष्य यानी कि प्राचीन मानव, प्राचीन मनुष्य, शुरुआती समय में जो लोगों के हृदय से निकलने वाले जो गीत हैं वही है आपके लोकगीत। याद रखिएगा, ये कहा है सूर्यकरण पारीक ने। तो उसके बाद धनबाद से प्रकाशित दैनिक आवाज, एक दैनिक आवाज पत्रिका है, दैनिक आवाज के संपादक हैं स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह शर्मा। इन्होंने कहा था कि उपेक्षा, यानी कि उपेक्षा का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, उसको पनपने नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो उपेक्षित कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि उपेक्षा की वजह से खोरठा पनप नहीं पाई है। ठीक है, खोरठा भाषा को बहुत दिनों से लोगों ने उपेक्षित कर रखा है, इसको उतना मान सम्मान नहीं मिला है, जबकि खोरठा भाषी बहुत हैं। तो कहा जा रहा है इनके द्वारा, ब्रह्मदेव शर्मा जी के द्वारा, कि जो उपेक्षा की वजह से खोरठा पनप नहीं पाई है, किंतु जनजीवन में गीतों की लोकप्रियता ने इसे मरने नहीं दिया। खोरठा में बहुत सारे लोकगीत हैं और कहा जा रहा है कि इन गीतों की लोकप्रियता ने खोरठा को मरने नहीं दिया। ये है लोकगीत। आगे देखिए, खोरठा लोकगीतों से संबंधित जैसे अभी हम देख रहे हैं लोगों के विचार। तो मारखम कॉलेज, ध्यान से सुनिएगा, मारखम कॉलेज के संस्थापक और शिक्षाविद प्राचार्य शिवदयाल सिंह शिवदीप। मारखम कॉलेज पूछा जाएगा कि बताइए शिवदयाल सिंह शिवदीप जो मारखम कॉलेज के संस्थापक हैं, इन्होंने खोरठा को लेकर क्या कहा? तो देखिए, आपन देश एक लगायत 31,000 वर्ग किलोमीटर पसरल फैलल प्रकृति खास अखराय खोरठा क्षेत्र आपन लोकगीते फुर्चा है। कहा जा रहा है कि अपने देश में जो है एक लगातार 31,000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जो प्रकृति का ये जो खास अखड़ा है, ये जो खास नाच का मैदान है, ये जो अखाड़ा है, तो ये जो खोरठा क्षेत्र है, इसमें अपना लोकगीत जो है बहराया है, फुरचाया है, साफ हुआ है, स्पष्ट हुआ है। ये बात कहा है मारखम कॉलेज के संस्थापक शिवदयाल सिंह शिवदीप ने। आगे देखिए, खोरठा लोकगीत इन्होंने ही कहा है कि खोरठा लोकगीत संसारिक भाषा प्रेमी और बुजुर्ग सब के आपन बांट ले
ताने ले और भाव रूप अर्थ से परिचय पावेले विजय कराए रहल है। कहा जा रहा है कि ये जो खोरठा लोकगीत है, संसार में जो भाषा का प्रेमी है, जो संसार में जो भाषा का प्रेमी है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उसको अपनी ओर टानने, अपनी ओर खींचने का जो एक भाव है वो खोरठा के लोकगीत से आया है। और ये जो अपना जो एक भाव, जो अर्थ से परिचय करवा रहा है, वो खोरठा का लोकगीत ही करवा रहा है। ये मार्खम कॉलेज के संस्थापक शिक्षाविद प्राचार्य शिवदयाल सिंह शिवदीप ने कहा है, याद रखिएगा। आगे देखिए, गिरिडीह जिला के सीमांत क्षेत्र में, गिरिडीह जिला के अंत क्षेत्र जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, जहां संकरी नदी है, उसके किनारे खरगा पहाड़ की गोद में जो बसी आबादी है, वहां से खोरठा के आश्चर्यचकित करने वाले लोकगीत मिले हैं। याद रखिएगा, कहां से? तो गिरिडीह जिला के सीमांत क्षेत्र संकरी नदी के किनारे खरगा पहाड़ की गोद में बसी आबादी में हमें खोरठा के आश्चर्यचकित करने वाले लोकगीत मिले हैं। इसी क्षेत्र के लोकगीत के रसिक वयोवृद्ध श्री बहादुर पांडे झिंगफुलिया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोकगीत के रसिक बहादुर पांडे झिंगफुलिया कहां से संबंधित हैं, तो आप कहेंगे गिरिडीह जिला के सीमांत क्षेत्र संकरी नदी के आसपास के इलाके से। यह बात हो गया कि खोरठा की अलग अलग लोगों के द्वारा जो विचार हैं, जो परिभाषाएं हैं, वो बात। अब हम देखते हैं कि आखिर खोरठा लोकगीतों की कुछ विशेषता जो इस बुक में दी गई है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, खोरठा, ये खोरठांचल की यानी खोरठा लोकगीत जो है, खोरठांचल यानी खोरठा क्षेत्र की मौखिक, अलिखित और पारंपरिक सांस्कृतिक निधि है। याद रखिएगा, निधि का मतलब होता है धन, निधि का मतलब होता है हमारा जो पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी, हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक कल्चरल जो पूंजी है हमारे पास, वो क्या है? ये लोकगीत ही है। याद रखिएगा, हमारा सांस्कृतिक धन है कौन? लोकगीत। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो खोरठा लोकगीत है, खोरठांचल, खोरठा क्षेत्र की मौखिक, यानी कि किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, कोई पेन पेपर पर लिखा नहीं गया, पेन पेपर से, ये बस मौखिक, मुख से, लोगों के मुख से निकला, एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने, और ऐसे इसका फैला हुआ है। तो ये है मौखिक अलिखित, किसी ने लिख के नहीं रखा, बस हमने इसको सुनाया, उसने किसी और को सुनाया, इस तरह से लोकगीत का प्रसार हुआ है। और यह पारंपरिक सांस्कृतिक संपत्ति है हमारे खोरठांचल की लोकगीत। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ एक छोड़कर अधिकांश इनके रचनाकार अज्ञात है। ये जो खोरठा लोकगीतों का अगर कहा जाए कि कोई लिखने वाला, कोई रचनाकार है क्या, तो बहुत सारे, कुछ लोकगीतों का अगर कोई जान भी जाए, लेकिन उसके बाद जो अधिकांश 99% जो खोरठा लोकगीतों के रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं। याद रखिएगा। उसके बाद क्षेत्रानुसार खोरठा की बोलियों के उच्चारण स्वरूप कुछ शब्दों या पंक्तियों में स्थानगत भिन्नता विद्यमान है। देखिए, कहीं कहीं खोरठा में ही, अलग अलग क्षेत्रों में खोरठा में ही जो है बोली में डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, उन डिफरेंसेस के अनुसार, उन भिन्नताओं के अनुसार खोरठा लोकगीतों में भी भिन्नता पाई गई है। खोरठा लोकगीतों में अश्लीलता का अभाव है। अब इस अश्लीलता के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो खोरठा लोकगीत में अश्लीलता नहीं है। ठीक है, इनमें जातिवाद को बढ़ावा न देकर मानवता का स्पष्ट रूप परिलक्षित है। खोरठा लोकगीत में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो मानवता, देखिए एक एक चीज से, एक एक लाइन से एमसीक्यू बनेगा। तो खोरठा लोकगीत मतलब पूछा जाएगा कि क्या इसने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, तो आप कहेंगे नहीं। तो किसको बढ़ावा दिया है? तो मानवता को बढ़ावा दिया। आगे देखिए, प्रकृति के विभिन्न रूपों की झलकियां मिलती है खोरठा लोकगीत में। भाई और बहन, स्त्री पुरुष के असीम प्यार का ये सिंबल है खोरठा लोकगीत। आपको पता होगा, करम गीत हम लोग देखेंगे, सोहराई गीत देखेंगे, तो प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ जो प्यार का, एक असीम प्यार का जो एक स्नेह का बंधन हमें खोरठा लोकगीत से देखने को मिलता है। खोरठा में संगीत और गेयता उपलब्ध है। खोरठा लोकगीत में संगीत भी है और गाने वाले भी उपलब्ध हैं। गीतों में कृत्रिमता न होकर सरलता प्राप्य है। कृत्रिम का मतलब होता है किसी के द्वारा बनाया गया, किसी ने सोचा, कल्पना किया और उसके द्वारा बनाया गया। तो ये जो खोरठा लोकगीत है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये भाव है लोगों के द्वारा। थकान, दिन भर काम करके आया, लेटे हुए हैं, थकान हो रहा है, कुछ मन ही मन गुनगुनाए जा रहे हैं और उससे एक लोकगीत बन गया। शादी विवाह में, खुशी के माहौल में कुछ लोकगीत बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक भाव है, एक प्रैक्टिकल, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कल्पना नहीं है, इसमें इमेजिनेशन नहीं है, इसमें क्या है प्रैक्टिकल, जो हम अपने डेली लाइफ में जो चीज देख रहे हैं उस वही भाव इसमें है। तो यहाँ गीतों में कृत्रिमता ना होकर सरलता है। इनमें क्षेत्र और सीमा का बंधन नहीं है। खोरठा लोकगीत में पूछा जाएगा क्षेत्र और सीमा का बंधन है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है।
छठी और विवाह संस्कार के कुछ लोकगीतों को छोड़कर इनके साथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। छठी संस्कार के भी लोकगीत है, विवाह संस्कार में भी लोकगीत है, तो कुछ लोकगीत को छोड़ दिया जाए तो इन लोकगीतों के साथ वाद्य यंत्र मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, तो ये सब क्या है, लोकगीत के साथ ही तो बजाए जाते हैं। ठीक है, सोहराई आता है, लोग लोकगीत मिलजुल करके अखड़ा में गाना शुरू करते हैं, मांदर बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, ढाक बजाते हैं और उस तरह से वो नाचते गाते हैं लोकगीत को गा गा करके। ठीक है, सोहराई आता है, करम पर्व आता है इसमें। ठीक है, होली आता है तो फगवा लोग गाने लगते हैं, चैती आता है चैता गाने लगते हैं, ये सब क्या है, लोकगीत है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, लोकगीत में व्याकरण और कोई लोकगीत को सीखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं क्लास जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, इसमें कोई व्याकरण नहीं है, इसमें कोई भाषा विज्ञान का नियम नहीं है, इन सबसे परे है लोकगीत। याद रखिएगा, खोरठा के लोकगीत इनके पर्व त्योहारों में समाहित है। पर्व त्योहार जैसा कि हमने पहले बताया था, खोरठा के लोकगीतों में श्रम की महत्ता वैशिष्ट है। जैसे कि लोग काम करके आए, थके हुए हैं, थकान से चूर हैं, तो उसमें श्रम को लेकर, परिश्रम को लेकर कुछ लोकगीत हैं जिससे थकान मिट जाता है, ऐसा मिठास है लोकगीत में। खोरठा के लोकगीतों के करुण रस में भी आनंद समाहित है, तो ये खोरठा लोकगीत की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण क्या है। खोरठा लोकगीतों का वर्गीकरण, तो खोरठा लोकगीत में कुछ संस्कार संबंधी खोरठा लोकगीत है, जैसे कि छठी, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 6 दिन के बाद छठी संस्कार होता है। छठी होता है ना, जानते होंगे, तो यह जन्म संस्कार कहलाता है, छठी संस्कार। उसके बाद विवाह के समय कुछ लोकगीत गाए जाते हैं, तो विवाह संस्कार। श्राद्ध के समय लोकगीत गाए जाते हैं, तो श्राद्ध संस्कार। विवाह के समय आप लोग जानते होंगे कि जो स्त्रियां होती हैं वो पहले से, जैसे कि शादी के समय वर और वधू दोनों के घर में लोकगीत गाए जाते हैं, आप लोग को पता होगा, जिसे डोमकच वगैरह कहा जाता है। तो लोकगीत गाए जाते हैं, स्त्रियां आती हैं आपस में मिल करके लोकगीत। तो क्या कोई इस लोकगीत को लिखा है क्या? नहीं, बस लोगों ने एक से दूसरे से सुना और ये चलते आ रहा है परंपरा। तो ये पारंपरिक सांस्कृतिक संपत्ति है हमारा लोकगीत, जो कि मौखिक है, मतलब मुख से गाया गया है, अलिखित है, किसी ने लिखा नहीं, बस सुन सुन करके लोगों ने इसका प्रसार किया है। अगला है ऋतु संबंधी, जैसे कि अलग अलग ऋतु में, जैसे ही फागुन आता है तो फागुन की मिठास के लिए अलग लोकगीत है। चैत महीना आता है तो चैता है, क्या बोलते हैं, भादो आता है तो भादर मास के लिए अलग अलग लोकगीत है, उसमें कर्मा पर्व होता है, उसके लिए अलग अलग लोकगीत है। तो ऋतु संबंधी लोकगीत होता है, इसको भी देखेंगे। प्रकृति से संबंधित बहुत सारे लोकगीत हैं। पर्व त्योहार से संबंधित है, जैसे कि हम पढ़ेंगे, इसमें सोहराई पढ़ेंगे, कर्मा पर्व का लोकगीत पढ़ेंगे। श्रम संबंधी है, श्रम लोकगीत भी इसमें दिया गया है, तो वो भी पढ़ेंगे। सहियारी, यानी कि जब मित्रता होती है तो मित्रता का जो एक भाव है उसको लेकर के भी लोकगीत है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे, और कुछ विविध। तो ये लोकगीतों के वर्गीकरण है, देख लीजिए। संस्कार संबंधी में 3 है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और श्राद्ध संस्कार। ऋतु संबंधी, प्रकृति विषयक, पर्व त्योहार संबंधी, श्रम संबंधी, सहियारी संबंधी, ये सब आपके लोकगीतों के प्रकार हैं। हमको इसमें से बहुत सारे लोकगीतों को पढ़ना है और सारे एमसीक्यू को, लोकगीतों को पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ एमसीक्यू को भी हम लोग देखेंगे। जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, तो पहले हमारा सिलेबस हमको कवर करना है, फिर उसके बाद एमसीक्यू आप लोगों को करवाया जाएगा। देखिए, पद्य भाग की बात करें तो हमारा पद्य भाग में एक पतिया डोंगल महुआ का जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। उसके बाद शिष्ट गीत के जो 10 कविताएं हैं वो कवर हो चुका है। तो एक पतिया डोंगल महुआ के जो 10 कवि हैं वो आपको बताया जाएगा। शिष्ट गीत के जो 10 कवि हैं वो हम आपको करवाएंगे, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू करवाएंगे। और यहाँ पर जो अभी लोकगीत चल रहा है, इसको कवर करने के बाद एमसीक्यू। गद्य भाग की अगर बात करें तो गद्य भाग में 10 जो लोक कथा है वो खत्म हो चुका है, और पहले से कुछ सिलेबस में जो था वही फिर से डाल दिया गया इसमें, तो उसके एमसीक्यू को कर लेंगे। तो जुलाई महीने में ही हमारा गद्य और पद्य कवर हो जाएगा, तो लगभग पूरा खोरठा कवर हो जाएगा। और फिर कुछ दिन अगर गया अगस्त में, 10 अगस्त तक, तो हम क्या करेंगे, उसमें व्याकरण कवर करेंगे। तो हमारा बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद हमें केवल एमसीक्यू करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए अगर बात करें संस्कार संबंधी खोरठा लोकगीत, खोरठा क्षेत्र में प्रमुख 3 रूप से हैं, जैसे कि छठी संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और श्राद्ध संस्कार। श्राद्ध संस्कार को छोड़कर शेष छठी और विवाह संस्कार संबंधी लोकगीत असंख्य हैं, जिसकी कोई गणना नहीं है। तो होगा भी क्यों नहीं, छठी खुशी का माहौल है, विवाह खुशी का माहौल है, तो इसमें लोग, चूंकि ये भाव है ना, तो भावना में लोग बह करके बहुत सारे गीतों का रचना कर दिया है, गीत बन गया है लोकगीत। लेकिन चूंकि श्राद्ध संस्कार क्या है, इसमें क्या उदासी होती है, तो उदासी में लोग कम गीत बनाए हैं, तो लोकगीत इसके कम हैं, याद रखिएगा। अगर संस्कार संबंधी की बात करें तो जन्म संस्कार की बात करें तो छठी का मतलब होता है शिशु के जन्म का 6वां दिन, जिसको कि नारता भी कहा जाता है।
छठी के दिन कुसराइन या फिर डगरीन। देखिए छठी जब होता है बच्चे का, तो जो दाई होता है जिसके द्वारा जच्चा बच्चा को का देख रेख किया जाता है, उसको गांव समाज में कुसराइन या डगरीन कहते हैं। जो दाई, उसके द्वारा जच्चा बच्चा को अच्छी तरह से धोया जाता है, तेल हल्दी से नहलाया जाता है और माँ और पिता को क्रमशः हल्दी और रंगी साड़ी और धोती पहनाया जाता है इस छठी के दिन। याद रखिएगा, छौर कर्म, इसमें क्या होता है, एक छौर कर्म होता है छठी में, जिसमें आस पड़ोस के लोग आकर बच्चों का करते हैं और हल्दी तेल लगाकर उसका स्नान करवाते हैं। देखिए हल्दी का आखिर प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए हल्दी क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, रोग निवारक औषधि है। और चूंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी साथ में आता है, इस कारण से बच्चे को उन चीजों से हटाने के लिए हल्दी से नहवाया जाता है, जच्चा बच्चा दोनों को। ठीक है, यह वायरस और विषाणु का नाश करता है। अच्छा, छठी के अवसर पर मुस्लिम भाट भी आते हैं। एक भाट होता है, भाट भाटिन, ठीक है, तो मुस्लिम भाट आते हैं और संस्कार गीत, एक झांझन कहलाता है छठी के अवसर पर, संस्कार गीत वो लोग गाते हैं, छठी गीत। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अंगना में अइलै ललनवा से, अंगना में अइलै ललनवा यानी कि अंगना में, हमारे आंगन में ललनवा यानी कि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसे ललनवा कहा जाता है ना, कि जुग जुगल जियसु ललनवा, ललनवा के भाग जागल हो, है ना। तो ये बात है। तो आपने अभी सुना होगा, हमारा बुझाता बबुआ डीएम होइए, तो ये सब है ना, वो लोकगीत ही है, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा गाया गया है। तो अंगना में अइलै ललनवा कहा जा रहा है, ललनवा से मंगल गीत गावा हो। मंगल गीत यानी कि जो शुभ घड़ी है, ये मंगल घड़ी है, ये बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म संस्कार हो रहा है, तो आंगन में जो है बच्चे का जन्म हुआ है, ललना आया है, तो एक काम करो आप लोग, ये शुभ घड़ी में मंगल गीत गाओ। ललना तिले तिले बढ़ई पूता, याद देखिए ललना जो है तिले तिले मतलब धीरे धीरे कर कर ये बढ़ेगा। ललना तिले तिले बढ़ई पूता पूती अंगना में, कहा जा रहा है कि तिले तिले बढ़ई पूता पूती, पूता का मतलब बेटा बेटी, तो पूता पूती अंगना में धीरे धीरे कर कर बढ़ेगा। अंगना में अइलै ललनवा मंगल गीत गावा। इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको राग की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। तो तिले तिले बढ़ई पूता पूती अंगना में, सुहाय जितय माए दादी कुरवा हो। कहा जा रहा है कि अंगना में अइलै ललनवा मंगल गीत गावा। तो इस तरह से आप कुछ बोल सकते हैं, तिले तिले बढ़ेगा, धीरे धीरे करके सने सने बच्चा बच्ची बढ़ेगा, आंगन में खेलेगा, और इस आंगन, ये आंगन जो है खिलखिला उठेगा, सुहा उठेगा, सुहा जाए मतलब सुहाई का मतलब ये है ना खिलखिला जाना, शोभायमान हो जाना, शोभा देना, सुशोभित होना। तो इससे माँ और दादी का जो कोरवा है, जो गोद है, वो सुशोभित हो जाएगा बच्चों के खिलखिलाहट से, आंगन सुशोभित हो जाएगा बच्चों की खिलखिलाहट से। तो माँ दादी यहां पर कहा जा रहा है कि उपयुक्त गीत की पंक्तियों को नवजात बच्चा या बच्ची के अनुसार औरतें गाती हैं। साथ ही नवजात के रिश्तेदारों को लेकर शब्दों को बारी बारी से पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे कि यहाँ पर माए दादी किया गया है, तो कभी फुआ बोल दिया जाएगा, फुआ फूफा, कभी मामा मामी बोल दिया जाएगा कि सुहाय जेते मामा मामी के गुरवा कुरवा हो, सुहाय जेते फुआ फूफा के कुरवा हो। तो इस तरह से अलग अलग रिश्ते लगा करके बारी बारी से इसमें गीत को बढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए, इसी में लोकगीत संस्कार गीत में क्या कहा जा सकता है, बोनवा फुललै धोवैया फुलवा। कहा जा रहा है कि इस वन में, इस जंगल में, इस वन में जो है फूला है, एक जैसे फूल धोवैया फूल जिस प्रकार से जंगल में खिलता है, तो जो जंगल इंजोर हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, सेम उसी प्रकार से हमारे घर के आंगन में जो एक बच्चे का, जो ललनवा का जो एक उसका जन्म हुआ है, इससे हमारा जो आंगन है वो प्रकाशमान हो गया है। मैया के कुखिया से बेटिया बेटवा जन्मले, मतलब मैया के कोख का मतलब होता है जो आपको तो पता ही होगा। तो माँ के कोख से बेटा या बेटी जो होगा उसके अनुसार बोला जाएगा। बेटा बेटी जन्मले अंगना इंजोर भेलई हो, यानी कि आंगन जो है बेटा बेटी जन्म लेने से आंगन इंजोर हो गया, प्रकाशमान हो गया। जिस प्रकार से जंगल में धोवैया फूल फूलने से जंगल इंजोर हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, सेम उसी प्रकार से घर के आंगन में जब बच्चे का जन्म होता है तो आंगन भी प्रकाशमान हो जाता है। कहा जा रहा है उपयुक्त गीत में प्रयुक्त शब्द हो के जगह पर, यहां जो हो लिखा गया है ना, हो के स्थान पर किसी किसी क्षेत्र में या गांव में रे भी कहा जाता है। जैसे कि बुनवा फुललै धोवैया फुलवा, बुनवा इंजोर भेलै रे, इस तरह से रे कहा जाता है। अगला देखिए क्या है,
नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी, मतलब नया जन्म हुआ है, इसकी इस बात की खबर सुन करके जो मरद जनी है, जो मर्द और जो महिलाएं, महिला पुरुष बड़ी खुश हो रहे हैं। कते कते फूलल बरसे, कहा जा रहा है कि कितना कितना जो है नया जन्म सुन करके कितना कितना फूल का बरसात हो रहा है। मंगना सब ऐला, मंगना का मतलब क्या है? मंगना होते हैं जो नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है तो नाच गाकर क्या बोलते हैं कि मनोरंजन करके जो है आते हैं और कुछ नेक लेकर के जाते हैं, कुछ कहते हैं कि तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो हमें कुछ दो, तो वो नाच गाकर आते हैं और मांग कर लेके जाते हैं। तो ये मंगना सब आते हैं और कते कते की पहला, मतलब जब मंगना सब आते हैं तो उसे बहुत कुछ मिलता है। राजा के घर खुशी बिक से, कहा जा रहा है कि राजा के घर में आज खुशी बिक रहा है। ठीक है, तो मंगना सब आया है क्योंकि घर में बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे की जन्म की खबर सुनकर बहुत मर्द जनी जो है खुश हैं, फूलों की बरसात हो रही है, मंगना सब आ रहे हैं, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। राजा के घर में आज खुशी बरस रहा है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि विवाह संस्कार, अब क्या है? जन्म संस्कार के बाद विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में यहां पर जो है शॉर्ट में लिखा गया है, इसमें आप पढ़िएगा तो इसमें क्या है? नेग, उसमें पूछा जाएगा कि जो इसमें नेग को बताया गया है, तो नेग का मतलब होता है रीतियां, रीति रिवाज, ये ठीक है। तो विवाह संबंधी विभिन्न रीतियां निम्नलिखित हैं। अलग अलग विवाह के समय में बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे प्रथा, बहुत सारे रस्म होते हैं। खोरठा क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो ये सब रस्म देखेंगे, जैसे कि सगुन रीति होता है जिसमें कि वर और कन्या को कुछ दिया जाता है, बैठा करके उसका सगुन लिया जाता है, तो ये सगुन है। आम या महुआ का ब्याह होता है, आम के पेड़ के महुआ या महुआ के पेड़ में लेके जाया जाता है और उससे ब्याह कराया जाता है पहले। तो ये सब क्या है? खुर्टा क्षेत्र में जो शादियां होती हैं, जो विवाह होता है, तो ये सब कुछ रीति रिवाज हैं। आम का विवाह, हरदी रांगा, हरदी रांगा जिसे कि दुआइर खुदा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि बताइए हरदी रांगा का और नाम क्या है? तो दुआइर खानदा। जोग छेछा, ठीक है, ये सब जो आप देख लीजिएगा रस्मो रिवाज, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके। लगन बांधा, लगन जो है लेने जाता है लड़की का। उसके बाद परछाइन होता है, मतलब एक तरह से समझिए वर या कन्या का स्वागत होना, ये भी एक विवाह का ही संस्कार में क्या बोलते हैं कि रस्म है, रीति है। और हर एक रीति रिवाज के समय का, हर एक रीति रिवाज समय का लोकगीत है। उपटन पिसाता है, उस समय भी लोकगीत होता है। बैठ करके लेडीज जो है लोकगीत गाना शुरू कर देते हैं। बांध कोड़ा, उबटन माखा, उबटन लगाया जाता है, ठीक है। घीडारी होता है, ठीक है। तो अलग अलग है। कूस उखरवा, जो एक कूस होता है ना घास के जैसा, उसको उखाड़ा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का। सिंदूर खेला, मड़वा छारा, सिंदूर दान, कलश रंगना, कलश को रंगना, फिर उसके बाद समधि मिलन। हर एक रीति रिवाज का, हर एक रस्म का क्या है? लोकगीत है विवाह के समय, ठीक है। कलश स्थापा, भोकरईन मांगा, वर पक्ष के समय जो मांगा जाता है, ठीक है। पानी सहा, दुआर टेका, दुआर छेकना। पानी काटा, लावा लोग कन्या पक्ष की ओर से। संग छोड़ोनी, कन्या पक्ष की ओर से। घर भोरा, घर भरी होता है। वर के बोला जाता है कि बताइए किसका घर आप भरेंगे, सास ससुर का या माँ बाप का। ये घर भरी, ये बहुत तरह का रस्म अलग अलग। फिर उसके बाद जाकर विदाई होता है, ठीक है। विदाई होगा, खीर खियानी होगा, चौरी चठारी होता है। चौठारी, जब कन्या घर वर के घर जाती है तो वहां चौठारी एक प्रथा होता है। उसके बाद अलग अलग चीजें हैं। शिकार खेला, चुमान होता है। मड़वा पूजा वहां भी होता है। ऐमलो पूजा, अठमंगला, सिनाई फेरा, चौक पूरा, ये सब जो है अलग अलग रीति रिवाज हैं, रस्म हैं। और अलग अलग रीति रिवाज के समय, विवाह संस्कार के समय लोकगीत है। देखिए वर पक्ष के लोकगीतों में, वर पक्ष के समय में लोकगीतों में हास परिहास, व्यंग, उल्लास, उमंग पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर पक्ष के यहाँ कोई आता है, ठीक है, तो उसमें क्या है? खुशी है। वर पक्ष के इधर खुशी है, तो उसके जो लोकगीत हैं वर पक्ष के इधर क्या है? उसमें हास परिहास क्या है? एक दूसरे के ऊपर ताना मारना, फप्तियां कसना, हास परिहास है, वो भी मजाकिया अंदाज में। व्यंग है, जैसे कि कोई वर पक्ष की ओर अगर आता है समधी के घर से, समधिन के घर से, तो उसको गाली दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग खुशी उल्लास वाला गीत गाया जाता है। लेकिन कन्या पक्ष के लोकगीत बड़े ही करुण और हृदय स्पर्शी होते हैं, ठीक है। कन्या पक्ष में लोकगीत जो होते हैं बड़े हृदय स्पर्शी होते हैं। तो कन्या पक्ष जैसे विदाई होता है, उस समय भी बाप माँ भाई बहन सब रोना शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग समय का कन्या पक्ष में करुण और हृदय स्पर्शी होते हैं लोकगीत। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारा, बाबा हो बाबा काहे के हमरा भेजे छे आपन ससुरार, ठीक है। तो इस तरह से वो उसमें क्या होता है? करुणा से भरा हुआ लोकगीत होता है, हृदय स्पर्शी होता है, ठीक है। अब बेटी विदाई के कुछ लोकगीत हैं, जैसे आप देख सकते हैं
कि मैया बिनु जैतई हदियाई, ये बेटी के लिए कहा जाता है। लोग जो है विदाई के समय जो स्त्रियां गाती हैं कि मैया बिनु जैतई हदियाई, मतलब हदियाने का मतलब क्या है, यहाँ पर हदियाई का मतलब है कि जब हम कहीं चले जाते हैं और हम अपने लोगों को नहीं देखते हैं तो मन ही मन जो दुखी होना होता है ये हदियाना होता है, समझ रहे हैं। तो मैया बिनु जैतई हदियाई, मैया के देखी देखी अखिया झंझाई गु, मतलब मैया का माँ का इंतजार करते करते उसका आंख से जो है लोर आंसू जो है झरझर बहने लगेगा। हमर नूनी हकई मैया की दुलरिया, यानी कि जो ये बेटी जो जिसका विदाई हो रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि हमर नूनी मैया की दुलरिया है। बापा कांदे घरे बैसी और मैया कांदे पीड़े बैसी गु, कहा जा रहा है कि जब माई का विदाई हो रहा है तो स्त्रियां गीत गा रही हैं, लोकगीत। मैया बिनु जैतई हदियाई, मैया के देखी देखी अखियां झंझराई गु, हमर नूनी हकई मैया की दुलरिया। बापा कांदे घरे बैसी और मैया कांदे पीड़े बैसी गु। तो यहाँ पर क्या है कि पिताजी जो है घर में छिप करके आंसू पोंछ रहे हैं, रो रहे हैं। माँ जो है घर के बाहर एक बैठकी बना हुआ है, पीड़ा बना हुआ है, वहां पर बैठ करके रो रही हैं। हमर नूनी जैतई ससुराल, हमर नूनी जो है हमारी बेटी जो है जो ससुराल जा रही है, विदाई होकर के वो ससुराल जा रही है। अब बेटी भेलिक पोहना गु, यानी कि अब बेटी जो है इस घर का, ये जो बेटी है ये क्या हो गई, मेहमान हो गई। याद रखिएगा क्या हो गई, मेहमान हो गई। अब जो है ये यहाँ पर मेहमान के जैसे आएगी, जैसे पहुना आता है उसी प्रकार से आएगी। छोटो बहिन कांदे, छोटो बहिंद कांदे दोबारा बैसी, का छोटा बहन जो है वो दुआरा यानी द्वार पर बैठ करके रो रही है। दीदी संगे जैबई गु, मतलब दीदी साथ मैं भी जाऊंगी और दीदी के नावा घरवा गु, दीदी का जो नया घर है। देखिए ये विदाई का समय है, विदाई हो रहा है, ठीक है, विदाई के समय जो जाया जा रहा है तो छोटी बहन जो है द्वार पर बैठ करके रो रही है कि मैं भी दीदी के साथ जाऊंगी, दीदी का नया घर देखूंगी। अब देखिए आगे कहा जा रहा है वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की तरफ, ये तो विदाई पक्ष की ओर देखा आपने, कन्या पक्ष की ओर, जो कि गीत में क्या था, कोई इधर रो रहा है कोई उधर रो रहा है, करुणा हृदय स्पर्शी दया, मतलब उसमें ये चल रहा है। लेकिन वर पक्ष की ओर देखिए, यहाँ का गीत देखिए। बेटा रे किया ले जैबे ससुर घरा, किया लैबे लइये घुरबे रे। बेटा रे मतलब जो बेटा है ना, जो वर पक्ष की ओर से ये गीत गाया जा रहा है कि बेटा आखिर क्या लेने के लिए जो है ससुर घर जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो और क्या लेकर घूमोगे। तो देखो बेटा क्या कहता है, मैया गो सीता के सिंदूर ले जेबे, मतलब माँ गो माँ सिंदूर लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं, सिंदूर लेकर जा रहे हैं। धनी लेकर घूमेंगे यानी पत्नी लेकर घूमेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बेटा क्या लेने जा रहे हो ससुर घर, क्या लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो सिंदूर लेकर जा रहे हैं और पत्नी लेकर घूमेंगे। बेटा रे तोर धनी बड़ी रूप सुंदर संदूके भोराइल हो, कहा जा रहा है कि बेटा तुम्हारी जो पत्नी है, धनी जो है ये बड़ी रूपवान है, बड़ी सुंदर है और वो क्या है, संदूक में भरी हुई है, यानी कि अभी छिपी हुई है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसका बच्चा बेटा जो बोल रहा है कि मैया गो एड़क मारी खोलबई संदूकवा से, कहा जा रहा है कि ए माँ चिंता मत करो, एड़ से मार करके, एड़ी से मार करके संदूक खोल देंगे, ठीक है, और हमें धनी देखवई गु, यानी कि हम जो है अपनी पत्नी को देख लेंगे, कोई शक्ति हम आपको अपनी पत्नी से मिलने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये चल रहा है वर पक्ष की तरफ जो वहां से प्रयास चल रहा है कि नेव के चाला बर बाबूक बाप, नेव के चाला बर बाबूक बाप, यानी कि जो बर का बाबू है, बर का बाबू मतलब जो बर है दुल्हा, दुल्हा का बाबू जो आप तो समझ ही रहे हैं, दुल्हा का पिता। तो दुल्हा के पिता से वहां पर मजाक चलने लगा कि नेव के चलो, नेव के मतलब थोड़ा झुक करके चलो दुल्हा का बाबू, लागी जीतो धोतिया में पाना रसे के दाग, लाग लरे धोती में पान के रस का दाग लग जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसका बाबू, बर का बाबू क्या कहता है कि लागे देहू पाना का रसे दाग, पाना रसे के दाग, लगने दीजिए पान के रस का दाग, आवो तो जनमल धोए दे तो दाग, कहा जा रहा है कि लगने दो पान के रस का दाग, आने वाली है ना जन्मल, मतलब तुम्हारा जन्मल जो तुमने बेटी पैदा किया है या फिर कोई भी जो जन्म करके वहां है वो आएगी और ये दाग को धो देगी। तो ये बात चल रहा है वर पक्ष की ओर। अब देखिए विवाह संस्कार में कुछ हास परिहास के लोकगीत, जैसे कि क्या कहा जा रहा है, जब देखे होंगे आप लोग कि जब आप कभी बाराती वगैरह में गए होंगे
तो उस समय माइक लेकर के जो स्त्रियां होती हैं पूरा गाली देती हैं, कभी सुने हैं कि नहीं? तो ये अगर गाली वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में फब्तियां कसा जाता है, व्यंग करा जाता है, गाली दिया जाता है बहन को लेकर, माँ को लेकर, लेकिन सब वो बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, वो अलग चीज है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, फूल ऐसन भात समधी, फूल ऐसन भात हो, चावल, ठीक है, फूल ऐसा, बहुत ही फूल जैसा है, बहुत फूल जैसा मतलब कोमल कोमल भात है। एहो बात बिगबे समधी, कहा जा रहा है काटबो तोर हाथ हो, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। एहो बात बिगबे समधी काटबो तोर हाथ हो, कहा जा रहा है कि देखो ये भात जो है, ये चावल है जो तुम खा रहे हो, फूल जैसा है, इसको बिगना मत, इसको फेंकना मत। बिगबे का मतलब फेंकना, आप लोग लिख लीजिएगा, बिगबे का मतलब फेंकना, फेंकोगे नहीं, और अगर फेंकोगे तो तुम्हारा हाथ काट लेंगे। फिर उसके बाद घर गेले समधिन पूछतो, घर गेले समधिन पूछतो कीजे भेलो हाथ हो, घर गेले, इसके बाद ये है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो घर गेले समधिन पूछतो कीजे भेलो हाथ हो, घर जाओगे आप तो समधिन पूछेगी कि आखिर हाथ क्या हुआ, तो बोलेगी तो आप क्या बोलोगे कि तनी भात बिगल हलियो काट लेला हाथ हो, थोड़ा सा मैंने भात बिगा था तो हाथ ही काट लिया। ये सब कुछ हास प्रयास का खुशी वाला माहौल चल रहा है, तो ये चल रहा है, ठीक है। अब वर परछइन, कहा जा रहा है पैरछन मतलब परछनी होता है, स्वागत होता है दूल्हे का, और दूल्हे का स्वागत के समय कन्या पक्ष की ओर से ये गाना, ये लोकगीत गाया जा रहा है कि चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया रात काहे अइले रे, ऐसे करके होता है ना कि चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया रात काहे अइले रे, हमर दुआरे कटहर रे, कटहर नाय चोरइहे रे, हमर दुआरे कटहर रे, कटहर नाय चोरइये रे, बंदर जैसन थोतना तोर, बंदर जैसन थोतना तोर, हार जैसन दांत रे, चोर के जन्मल बेटवा अंधरिये रात काहे अइले रे। तो ये सब चलता है स्वागत के समय, जो स्त्रियां, जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं कि चोर के जन्मा हुआ, आखिर चोर, ये मजाक है, समझ रहे हैं ना। तो चोर के जन्मा बेटा रात को तुम क्यों आए हो, हमारे द्वार पे कटहल का पेड़ है, कटहल चुरा करके मत लेकर जाना, तुम्हारा मुंह जो है बंदर के जैसा है, बंदर, और फार जैसा, तुम्हारा दांत जो है एकदम हल के जैसा, हल के समान फार जैसा है। तो ये है, ये गीत आपने सुना, तो इस तरह से वहां पर चलता है, पूरा मजाक वगैरह चलता है, ठीक है। अब देखिए वर के सालियों की मुखों से निःसृत एक व्यंग्यवान, वर के यानी दुल्हा का जो साली सब होती है ना, वो गा रही है, देखिए। तरे तरे अम्बवा मंजैर गेल, एहटा लागो दजबोरा हो, एहटा लागो दजबोरा हो, दाढ़ी मीसी भवरा, गुंजैर गेल, एहटा लागो दजबोरा हो। इस तरह से आप कह सकते हैं कि तरे तर यानी कि भीतरे भीतरे, अंदरे अंदर जो मंजर था वो आम बन चुका है, ठीक है। जो मंजर था, मंजर जो था पता भी नहीं चला, भीतरे भीतर आम बन चुका है। अरे ये तो दजबोरा यानी कि वयोवृद्ध का, दजबोरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा, कि अरे ये तो बूढ़ा है, ठीक है। ये जो दुल्हा आया है ये तो अंदर अंदर ही, ये जो मंजर से आम हो चुका है, पक चुका है, ये तो बूढ़ा है। दाढ़ी मीसी भवरा गुंजैर गेल, मतलब कहा जा रहा है कि दाढ़ी मूछ आ गया है, इसमें से ऐसा लग रहा है कि भवरा गुंजैर गेल यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब ये तो बूढ़े जैसा है, मतलब इस तरह से यहाँ पर फब्तियां कसी जाती हैं। जब आप जाएंगे खोरठा शादियों में, हम बहुत गए हैं, तो वहां हमने देखा है कि इस तरह की कहानियां, इस तरह से लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा। अब अगर आप लोग देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर 2 में खोरठा के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, और आपको यह भी पता है कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का डेट क्या किया गया है। जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का डेट जो है 14-15 अक्टूबर, यानी कि हमारे पास 3 महीनों का समय है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर पेपर 3 और पेपर 2 में खोरठा की तैयारी करना, तो आपके लिए जो यहाँ पर कोर्स, जो गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये 2 दिनों के लिए इसमें स्पेशल ऑफर चलाया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम क्रैकर ऑफर, जिसमें कि आपको एक स्पेशल कूपन कोड लगाना है, और इस कूपन कोड के साथ जो आप कोर्स 999 में गुरु दक्षिणा के साथ जुड़ पा रहे थे, मात्र 799 में 14 यानी आज 15 और 16 तक आप इस कोर्स में 799 यानी 799 रुपए के गुरु दक्षिणा में पेपर 3 के गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय है, लेकिन हाँ अभी भी समय है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अगर काम किया जाए, तो हम इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। और याद रखिएगा, यह समय अगर चला गया हाथ से, तो यकीन मानिए
इसके बाद इस तरह का मौका आने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि खुद सालों बाद ये मौका हमारे हाथ आया है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। चाहे तन मन धन तीनों लगा करके हमें किसी भी हालत में जी जान लगा देना होगा और इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके कम गुरु दक्षिणा, ये 600-700 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये भी चाहें कि चलो देख लेते हैं क्या हमें यहां से अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट है, तो आप यहां पर कम गुरु दक्षिणा के साथ 2 दिनों में जुड़ सकते हैं। क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रही हैं। एक मॉड्यूल हमारा कवर होने पर है, 20 जुलाई तक एक मॉड्यूल होगा, और उसके बाद 20 जुलाई से 20 अगस्त और 20 अगस्त से 20 सितंबर, और उसके बाद 20 सितंबर तक ही हम लोग रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना आप लोग टेस्ट लगाइए, तो एक पूरा कैलकुलेटेड तैयारी हमारा चल रहा है क्लास एप्लीकेशन पर, टारगेटेड अप्रोच के द्वारा चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। नंबर यहां पर दिया गया है और आप इस नंबर के साथ कॉल कर सकते हैं, या फिर परीक्षा हॉल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहां पर जाइएगा, कोर्स में सारे देखिएगा सी ऑल कोर्स, और उसमें जाइएगा तो आपको कूपन कोड वहां पर जनरेट कर दिया गया है। आप जैसे ही बाय नाउ में जाइएगा, कूपन कोड आपको दिखेगा, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, कम गुरु दक्षिणा में आप एनरोल हो सकते हैं। चलिए, और इसी तरह से खोरठा पेपर 2 के लिए भी वहां पर पेपर 2 में खोरठा के लिए भी स्पेशल ऑफर के तहत मात्र 499 का कूपन कोड लगाया गया है। उसके लिए आपको ED 499 कूपन कोड लगाना है। ये अप्लाई कोड वहीं पर हो जाएगा जहां पर आप कोर्स देखेंगे। अब हम लोग MCQ देखते हैं इसके। लोकगीत का मतलब क्या होता है? लोकगीत का मतलब होता है जनता का गीत, लेखक का गीत, कवि का गीत, या फिर इसमें कोई नहीं। तो लोकगीत का मतलब होता है जनता का गीत, ठीक है, लोकगीत का मतलब। अच्छा देखिए, कहां से आते हैं इतने गीत? स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से, कुछ अट्टहास से, कुछ उदास हृदय से, कहां से आते हैं इतने गीत? आखिर ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी का। किसका? डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी का। पहले ही हमने देखा था इसमें। आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। यह सही है कि किसका स्थान है? ये स्टेटमेंट, ये कथन जो है किसने दिया था कि आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम ही है लोकगीत? ये स्टेटमेंट सूर्यकरण पारीक ने दिया था। तो ऐसे ही MCQ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप लोग खोरठा में हमारे साथ जुड़ करके नए सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत जल्दी, तो आप मात्र, जो कि आप 1499 है और इसमें से 749 रुपया लग रहा था गुरु दक्षिणा, लेकिन 2 दिन के लिए अगर आप इसमें जुड़ते हैं, एक स्पेशल कोड लगाना होगा ED 499। तो देखिए दोस्तों, भटकना छोड़िए, एक जगह को सिलेक्ट कीजिए, इस 3 महीने को यूटिलाइजेशन कीजिए, अपने जिंदगी का सबसे मूल्यवान समय इसको समझ करके जी जान झोंक दीजिए। और ये 400-500 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए, ये जो आप गुरु दक्षिणा देख रहे हैं, इसका ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका रिजल्ट। अगर ये 400-500 रुपया लगा करके आप बुक्स वगैरह भी खरीदने जाएंगे तो आपको इतना लग ही जाएगा, लेकिन आपको यहां पर सब कुछ दिया जाएगा, वो भी 499 में। तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। 2 दिनों का समय है, 14, 15, 16। ये 2 दिन 14 से 16 तक ये कोड आप लगा सकते हैं, ED 499, और इसके साथ जो है आप 499 में जुड़ सकते हैं। क्लास एप्लीकेशन पर चल रहा है, 90+ की गारंटी है, जैसा जैसा कहा जाए अगर आप वैसा करते हैं तो ठीक है। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल हो जाइए। आगे देखिए, स्त्री पुरुष ने थक कर इसके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानों में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, वैरागियों ने उपदेशों का पान कराया है। लोकगीत के कर कथन लागे। तो बताइए किसका कथन है? तो यह है डॉक्टर श्याम परमार का, ठीक है। अगला देखिए, उपेक्षा की वजह से खोरठा पनप नहीं पाई है, किंतु जनजीवन में गीतों की लोकप्रियता ने इसे मरने नहीं दिया। ये कथन किसका है? तो ये स्वर्गीय ब्रह्मदेव शर्मा, ये धनबाद के एक पत्रिका थी, ठीक है, आपको मैंने बताया था, उनके संपादक रहे हैं ब्रह्मदेव शर्मा। इनके द्वारा ये बात कही गई है। मार्खम कॉलेज के संस्थापक ईटा में के लागे। मार्खम कॉलेज के संस्थापक शिवदीप सिंह दयाल, यह भी हमने देखा था, ठीक है। आगे देखिए, गिरिडीह जिला के सीमांत क्षेत्र मतलब गिरिडीह जिला के सीमांत क्षेत्र के किनारे, जिसके किनारे खरगा पहाड़, किसके किनारे? खरगा पहाड़ की गोद में बसी आबादी में खोरठा के आश्चर्यचकित करने वाले लोकगीत मिले हैं। किस नदी के किनारे? यहां पर होगा किस नदी के किनारे। तो यहां पर ये इस बुक में जो जिक्र किया गया है संकरी नदी का, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है, लोकगीत के रसिक बहादुर पांडे झिंगफुलिया कौन क्षेत्र के लागे? तो ये गिरिडीह क्षेत्र के लगते हैं, याद रखिएगा। संस्कार संबंधी लोकगीत में कौन गीत आवा है? तो छठी गीत, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, श्राद्ध संस्कार, तो ऊपर के तीनों हो जाएंगे। छठी कर आर की नाम है वह, छठी का और नाम है नारता, हमने देखा था इसके पहले, ठीक है। अंगना में अइलै ललनवा से मंगल गीत गावा कौन संस्कारे गीत लागे? तो अंगना में अइलै ललनवा मंगल गीत गावा हो, ये छठी संस्कार का गीत है, ठीक है। इसी तरह के आपको एमसीक्यू देखने मिलेंगे। सुहाई जीते माए दादिक कोरवा हो, एकर माने की हवा है? माँ दादी का गोद खिल उठेगा, माँ दादी का मन खुश हो जाएगा, माँ दादी का गोद शोभान्वित हो जाएगा, कोई नहीं, तो यहां पर होगा माँ दादी का गोद खिल उठेगा, ठीक है। मंगना के माने की हो है? तो मांग चांग कर खाने वाला, भिखमंगा, स्वाभिमानी, या फिर नाच गाकर मनोरंजन करके मांगने वाला, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेग का मतलब क्या होता है? नेग का मतलब होता है रीतियां, रीति रिवाज, रस्म। हेटे देल को नेग कौन संस्कारे लागे? जैसे हेटे देल नीचे दिया गया जो रीति है तो किस संस्कार का? जैसे सगुन, आम महुआ बिहा, हरदी रांगा, जिसको कि द्वाइर खांदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो हरदी रांगा ये सब विवाह संस्कार के रीति रिवाज है, ठीक है। बाप कांदे घरे बैसी, मैया कांदे पीड़े बैसी को, एकर में पीड़े माने की होवे? कुर्सी, टेबल, घर के बाहर बनी एक बैठकी, या फिर कोई नहीं, तो ये है आपका घर के बाहर बनी एक बैठकी। हमर नुनी जैतई ससुरायर, अब बेटी भेलिक पोहनागु, एकर में पोहना माने की हतई? दामाद, मेहमान, अनजान या पराई, तो इसका मतलब है मेहमान, ठीक है। बोंदर जैसन थोथना तोर, फार जैसन दांत रे, एकर में फार मने की हतई? बनमानुस, कुदाल, हल या फिर कोई नहीं, तो इसका मतलब है हल, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके खोरठा को बहुत कम समय में, देखिए जैसा कि हम लोग के पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो आपको पूरा अगस्त लगभग मिल जाएगा खोरठा का रिवीजन, एमसीक्यू करने का। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तो इतना समय मिल जाएगा कि आप 90+ जरूर ले पाइएगा। लेकिन अगर अभी भी आप भटकते हैं कि यहां से हो जाएगा, वहां से हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इन 2 दिनों में, तो मात्र 499 के साथ और सब कुछ यहां पर आपको करवाया जाएगा, गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण, और उसके बाद इसके एमसीक्यू को भी कुछ कराया जाएगा। और कुछ मार्केट में अच्छी बुक आएंगी तो उससे भी एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 90+ की गारंटी है। क्लास एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।